बेटा अभी तक जाग रहे हो? जी अम्मी। खैरियत तो है? वो नींद नहीं आ रही, बस नींद नहीं आ रही है या किसी की याद सता रही है? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, कुछ सोच रहा था। मुस्कान के बारे में सोच रहे हो ना? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को पता ही नहीं चलेगा? जी अम्मी, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उससे बात करने का दिल चाह रहा है, लेकिन उसका फोन उसकी अम्मी के पास है, तो दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। बेटा वो बिल्कुल ठीक है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर कभी कभी ये जो फासले होते हैं ना, जी अम्मी। रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। लेकिन दिल का क्या? उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी बहुत याद आता है। और बेटा याद रखना, ये यादें ही हैं जो तुम्हें उसके और करीब कर देंगी। तो याद आने दो बेटा, बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये फासले मिट जाएंगे। जब तक अपने आप को मजबूत रखो। लेकिन अम्मी, ये दिल नहीं मानता ना। तो दिल को माँ की दुआओं से मनाने की कोशिश करो। रब जब दो लोगों को मिलवाता है ना, तो उनका इम्तिहान भी लेता है। तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, सब्र का इम्तिहान भी है। अबू, अबू आप कहाँ थे? हम इतने परेशान थे आपके लिए। बेटा वो तुम्हारी माँ की कब्र पे गया था, बातें करने लगा, वक्त का पता नहीं चला बेटा। हम इतना परेशान थे, यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। फोन वो बैटरी डाउन हुई, पता ही नहीं चला मुझे। आपको पता भी हम कितने परेशान हो रहे थे यहाँ पे, और आपको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा जब वहां जाता हूं ना, तो अजीब सी कैफियत होती है मेरी। तुम्हारी माँ ऐसी पुरसुकून सो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। मैंने तो सोचा अब मैं भी वहीं अपनी बुकिंग करवा लेता हूँ, अबू प्लीज, उसके पास ही आके रहना शुरू कर दूंगा। आपसे कितनी दफा कहा है इस तरह की बातें मत किया करें यार, तकलीफ होती है हमें। हम तीनों भाई अम्मी की जुदाई का गम सह रहे हैं ना अबू, कर रहे हैं ना बर्दाश्त, आपको भी करना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा उसे भुलाने की, लेकिन मुमकिन नहीं है बेटा। कोशिश कर रहा हूँ मैं उसे, मैं क्या करूँ जो मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ बेटा। मैं जीना सीख नहीं पाया उसके बगैर, क्या करूँ क्या करूँ? जो घर आता हूँ तो वो चाय की प्याली लेकर मेरे सामने नहीं खड़ी होती। क्या करूँ जो ये वो जानेमाज का मुसल्ला नहीं बिछाती? क्या करूँ जो
दवाई के लिए हाथ बढ़ता है तो उसका हाथ नहीं होता मेरे पास। जब महक भाभी की अम्मी घर आई थी तो उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा कि वो चाहती हैं कि मैं और शाहवीर दोबारा एक हो जाएं, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था क्योंकि अब शाहवीर से मेरा रिश्ता सिर्फ एक हद तक ही रह गया है। फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि उनकी अम्मी के लिए एक गिलास पानी और सबके लिए चाय बनाकर लाऊं। मैंने दिल में ये ठान ली कि जब तक मैं इस मामले को खुद ठीक नहीं कर लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। उसी दौरान वो मुझे बार बार आवाज़ देती रहीं और ये भी कहती रहीं कि वो मेरे बच्चे का बाप है। बस यही हकीकत है। ईमान के नज़दीक इस घर के मामलात को दुरुस्त करना उसकी जिम्मेदारी बन चुका है। उसीलिए उसने सोचा कि अब वो भी वहीं अपनी जगह बना ले। माँ इस वक्त इतनी पुरस्कून नींद सो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है। दूसरी तरफ फबीहा ने दिल में ठान लिया कि वो अपने ससुर से शिकायत करेगी कि महक की अम्मी के आते ही महक ने जिस अंदाज में उसे नौकरानियों की तरह काम पर लगा दिया वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। महक को अख्तियारात तो मिल गए हैं मगर वो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। ये बात सुनकर आसिफ साहब को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इधर महक ईमान की ज़िंदगी में भी मुदाखलत कर रही है और उसे समझा रही है कि वो शाबीर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले। उसका ख्याल है कि चूँकि अब ये घर इसकी जिम्मेदारी है उसलिए वो तमाम मामलात खुद ही ठीक करना चाहती है। महक एक तरह से पूरे घर पर हुक्मरानी करने वाली है मगर बाद में कोई भी उसकी हुक्मरानी मानने को तैयार नहीं होगा क्योंकि फबीहा तो पहले ही बगावत कर चुकी है। आसिफ साहब को अब यही लगने लगा है कि शायद उन्हें अपनी बेगम के पास ही चले जाना चाहिए। महक की यह मुदाखलत आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के माहौल को बोझल बना रही थी। हर कमरे में एक इनकही कश्मकश महसूस हो रही थी। ईमान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो एक तरफ घर की जिम्मेदारियों को संभालने का दावे कर रही थी और दूसरी तरफ उसके अपने जज्बात उलझते जा रहे थे। महक को लगता था कि इख्तियार मिलते ही वो हर रिश्ते को अपनी मर्जी के सांचे में ढाल सकती है, मगर वो ये भूल गई थी कि ज़बरदस्ती की समझदारी दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ देती है। फबीहा के दिल में गुस्सा अब शिकवे से आगे बढ़कर बेगावत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसे साफ नजर आ रहा था कि महक न सिर्फ उसकी तजलील कर रही है बल्कि पूरे घर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। आसिफ साहब के लिए यह सब देखना आसान नहीं था। एक तरफ बीवी की खामोशी और कमजोरी, दूसरी तरफ बेटे बहुओं के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थीं। वो सोचने लगे थे कि शायद इस घर में रहकर वो मसाइल हल करने के बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। महक को यकीन था कि वक्त के साथ सब उसकी हुक्मरानी मान लेंगे, मगर हकीकत ये थी कि दिलों में पलने वाली नाराज़गियाँ किसी भी लम्हे बड़े तूफ़ान की सूरत अख्तियार कर सकती थी और इस तूफ़ान में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं पर रिश्तों का होना था जिन्हें बचाने के दावे किए जा रहे थे। महक की आमद के बाद घर का निज़ाम बज़ाहिर तो तरतीब में नज़र आता था मगर अंदर ही अंदर हर रिश्ता किसी न किसी दबाव का शिकार था। वो खुद को उस घर की निगरान समझने लगी थी और उसे यकीन था कि अब तमाम फैसले उसी के हाथ में होने चाहिए। वो ईमान को बार बार ये बावर करवा रही थी कि माजी की तलखियों को भला घर शाबीर के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही अक्लमंदी है, क्योंकि उसके ख्याल में खानदान की इज्जत और घर का सुकून उसी में पोशीदा था। महक की सोच ये थी कि अगर उसने सख्ती और फैसलों में तेजी न दिखाई तो ये घर कभी काबू में नहीं आएगा। वो इसीलिए वो हर मामले में अपनी राय को आखिरी समझने लगी थी। वो खुद को खैर ख्वाह जाहिर करती मगर उसकी बातों में नरमी के बजाय हुक्म का लहजा नुमायां होता जा रहा था, जिससे दिलों में फासले मजीद बढ़ने लगे थे। ईमान हर रोज़ एक नई आजमाइश से गुजरती। कभी महक की नसीहतों के बोझ तले दब जाती और कभी शाबीर के नाम से ही उसके ज़ख्म हरे हो जाते। वो जानती थी कि माजी को भलाना इतना आसान नहीं जितना महक समझ रही है, मगर घर के सुकून की खातिर वे अपनी तकलीफ को मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रखती थी। फबीहा के दिल में अब सिर्फ नाराज़ी नहीं बल्कि इंतकाम का एहसास भी जन्म ले चुका था। उसे लगता था कि अगर उसने अब आवाज़ न उठाई तो उसकी शनाख्त हमेशा के लिए मिट जाएगी।
वो आसिफ साहब के रवैये को गौर से देख रही थी और उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन सबके सामने सच का साथ देंगे। आसिफ साहब खुद अंदर से टूट चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जिस घर को उन्होंने मोहब्बत और मेहनत से बिसाया था वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार, अना और ज़िद की नज़र हो रहा है। इनकी बीवी की खामोश नींद उन्हें मज़ीद खौफजदा कर देती थी, जैसे वो सब कुछ जानते हुए भी बोलने से कासिर हो। महक को अब भी यही यकीन था कि वक्त सब कुछ उसके हक में कर देगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि दिलों में पलने वाली खामोश नाराज़गियाँ अक्सर अचानक चीख बनकर सामने आती हैं, और जब वो लम्हे आता है तो न अख्तियार काम आता है न ही नींद। बस रिश्ते आजमाइश की कड़ी दहलीज पर आ खड़े होते हैं। इन हालात में घर का हर फर्द एक अनजाने खौफ के साए में जीने लगा था, जहां बात बात पर खामोशियां बोलने लगती थीं और नज़रों के इशारे दिलों के हाल बयान कर देते थे। महक को ये एहसास ही न रहा कि जिस नज़्म व ज़ब्त को वो कायम करना चाह रही है वो दरअसल रिश्तों की सांस घूंट रहा है। उसके नज़दीक सब कुछ ठीक हो रहा था, मगर हकीकत ये थी कि हर फैसला एक नए जख्म का सबब बन रहा था। ईमान रातों को जाग जाग कर सोचते कि आखिर उसकी कुर्बानियों की कोई हद भी है या नहीं। वो कब तक दूसरों के फैसलों का बोझ उठाती रहेगी। शाबिर का जिक्र आते ही उसके दिल में अजीब सा खला पैदा हो जाता, जैसे कोई बिछड़ा हुआ लम्हा बार बार उसके सामने आ खड़ा हो। फबीहा अब सिर्फ दिल ही दिल में नहीं बल्कि अपने रवैये में भी बगावत दिखाने लगी थी। उसकी खामोशी में तलखी और बातों में चुभन साफ महसूस होने लगी थी। आसिफ साहिब के लिए ये सब एक खुली आजमाइश बन चुका था। वो जानते थे कि अगर अब भी उन्होंने खामोशी अख्तियार की तो ये घर मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। बीवी की कमज़ोर सांसें, बहुओं की सुर्द महरी और बच्चों की बेचैनी उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि ये महज एक घर नहीं बल्कि कई जिंदगियां हैं जो एक गलत फैसले से बिखर सकती हैं। महक के अख्तियार के साए में दबे हुए ये रिश्ते अब आखिरी हद को छूने लगे थे, और सबको अंदाज़ा हो चुका था कि अगर जल्द सच बर्दाश्त और मोहब्बत ने जगह न ली तो ये खामोश किशमकिश एक बड़े तूफान में बदल सकती है, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। महक की हुक्मरानी के उस दौर में घर का हर कोना एक पोशीदा जंग का मंजर बन चुका था। हर शख्स अपने अंदर एक दबाव महसूस कर रहा था और बाहर से नजर आने वाला सुकून महज एक धोखा था। ईमान के दिल में हर वक्त एक कशमकश जारी रहती। एक तरफ महक की नसीहतें और दबाव, दूसरी तरफ शाबिर के नाम की यादें और माजी के जख्म जो बार बार हरे हो जाते। इनकी आंखों में मायूसी और दिल में खौफ रह गया था कि कहीं ये घर मुकम्मल तौर पर इख्तियारात, अना और जिद की भेंट न चढ़ जाए। महक को यकीन था कि वक्त उसके हक में काम करेगा, मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्ते दिलों से जड़े होते हैं, हुक्म से नहीं। हर छोटी बात अब झगड़े की बुनियाद बन रही थी। हर खामोशी एक चुपचाप शिकायत की शक्ल अख्तियार कर रही थी और हर नज़र एक छिपी हुई तलखी बयान कर रही थी। बच्चे भी इस माहौल में बेचैनी महसूस कर रहे थे, जैसे वो खुद भी किसी जंग के दरमियान फंस गए हों। पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां सुकून तो नजर आता था, मगर हकीकत में हर शख्स एक छिपी हुई टेंशन और खौफ के बोझ तले दब रहा था। और सब जान रहे थे कि अगर अब भी कोई समझदारी और मोहब्बत की बुनियाद पर कदम न उठाया गया तो ये खामोश किशमकिश एक बड़े तूफान में बदल जाएगी, जिसके बाद सबके रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। घर की फजा अब मुकम्मल तौर पर कशीदा हो चुकी थी। हर फर्द एक दूसरे की हरकतों को मुहतात नजरों से देख रहा था और छोटी छोटी बातें भी दिलों में जहर घोल रही थीं। महक के अख्तियार के बढ़ते हुए कदमों ने न सिर्फ घर के मामूलात को बदल दिया बल्कि दिलों में एक खौफ और बेचैनी पैदा कर दी थी। वो हर फैसले में अपना असर जिता रही थी, चाहे उसका ताल्लुक ईमान के जज्बात से हो या फबीहा की इज्जत से। ईमान के दिल में हर लम्हा एक अंदरूनी जंग जारी थी। वो चाहती तो खामोश रह सकती थी, मगर दिल के जख्म मुसलसल ताज़ा हो रहे थे और शाबिर की यादें उसके जज्बात को मजीद उलझा रही थीं। फबीहा के दिल में नाराज़गी और अज़ीत अब पुराने दिखों से बढ़कर एक इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वह अब आवाज़ न बुलंद करे तो उसकी शनाख्त और खुद मुख्तारी हमेशा के लिए दब जाएगी। आसिफ साहब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि जो घर मोहब्बत और बर्दाश्त की बुनियाद पर बनाया गया था
वो अब अख्तियार, गुरूर और जिद की भेंट चढ़ता जा रहा है। महक ये समझती थी कि वक्त और अख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर हकीकत ये थी कि दिलों के ताल्लुकात हुक्म और जोर से कायम नहीं रह सकते। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर बात अब छिपी हुई नाराज़गी और शिकायत का इजहार बन गई थी, और बच्चे भी उस कशीदा माहौल में खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे। पूरा घर ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब ठीक लगता था, मगर अंदरूनी तौर पर हर दिल एक बोझ तले दब रहा था, और हर शख्स जान रहा था कि अगर अब भी मोहब्बत, समझदारी और सब्र के साथ इक़दामात न किए गए तो यह खामोश किशमकश एक बड़े तूफान में तब्दील हो जाएगी, जिसके बाद न सरफ रिश्ते टूट जाएंगे बल्कि घर की फदा कभी पहले जैसी पर सुकून नहीं रहेगी। घर के हालात अब एक पेचीदा उलझन में तब्दील हो चुके थे, जहां हर फर्द अपने अपने जज्बात और खौफ के बोझ तले दब गया था। महक की हुक्मरानी और उसके बढ़ते हुए इख्तियार ने घर में एक वाज़ेह रुकावट पैदा कर दी थी, और हर रकन अब उसके फैसलों और रवैये को एक छोटे इम्तिहान के तौर पर देखने लगा था। ईमन के दिल में मुसलसल उलझन और अंदरूनी किशमकिश थी। एक तरफ वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त कर रही थी, और दूसरी तरफ शाबिर के माजी के लम्हात और यादें उसे अंदर से छलनी कर रही थीं। उसका दिल चाहता कि वो खामोश रहे, मगर हर खामोशी के पीछे दर्द और तन्हाई की एक तवील दास्तान छुपी हुई थी। फबीहा की नाराज़गी महज एक रद्द-अमल नहीं रही। घर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर तनाव और कशीदगी का शिकार हो चुका था। हर फर्द अपने अपने जज़बात और खौफ की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। महक की बढ़ती हुई हुक्मरानी और अख्तियार ने न सिर्फ घर के मामूलात को बदल कर रख दिया था, बल्कि दिलों में एक बेचैनी और उलझन भी पैदा कर दी थी। हर फैसला, हर हुक्म और हर नसीहत अब एक इम्तिहान बन चुकी थी। ईमान के दिल में एक अंदरूनी तूफान था। एक तरफ वो महक की नसीहतों और दबाव को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ शाबीर की यादें और माजी के जख्मों से अंदर से छिलनी कर रहे थे। खामोश रहना चाहती तो खामोश रह सकती थी, मगर इस खामोशी में भी दर्द, मायूसी और तन्हाई की एक तवील कहानी छुपी हुई थी। फबीहा की नाराज़गी और गुस्सा अब महज रद्द-अमल नहीं, बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुके थे, जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसे खौफ था कि अगर उसने अभी आवाज़ न बुलंद की तो उसकी इज्जत, वक़ार और शनाख्त हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। आसिफ साहब के लिए ये मंजर देखना इंतहाई तकलीफदह था। वो जान चुके थे कि घर जो मोहब्बत और बर्दाश्त की बुनियाद पर कायम किया गया था, अब अना, इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ता जा रहा है। महक ये सोचती रही कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये नहीं जानती थी कि दिलों के रिश्ते सिर्फ हुक्म या ताकत से कायम नहीं रह सकते। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली गुफ्तगू अब छिपी हुई नाराज़गी, तलखी और अंदरूनी कशमकश की अलामत बन चुकी थी। बच्चे भी उस माहौल में खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे, और हर तरफ तनाव की एक चुपचाप लहर घूम रही थी। पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जिसमें बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था, मगर हकीकत में हर रकन एक तहनी दबाव, इत्तराब और उलझन के बोझ तले दब गया था। सब ये जान चुके थे कि अगर अब भी सब्र, मोहब्बत और समझदारी से कदम न उठाए गए तो ये खामोश किशमकश एक बड़े तूफान में बदल जाएगी, जिसके बाद न सरफ रिश्ते टूट जाएंगे, बल्कि घर की फदा कभी पहले जैसी पर सुकून और खुशगवार नहीं रहेगी। घर का माहौल अब एक मुकम्मल उलझाव और कशीदगी की कैफियत इख्तियार कर चुका था। हर फर्द अपने जज्बात, एहसासात और खौफ की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। महक की बढ़ती हुई हुक्मरानी और उसके अख्तियार ने घर के मामूलात और रिश्तों में एक वादह रुखना पैदा कर दिया था। हर फैसला, हर नसीहत और हर छोटी बात अब एक इम्तिहान की मानंद महसूस हो रही थी। ईमान के दिल में एक अंदरूनी तूफान जारी था। एक तरफ वो महक की नसीहतों और दबाव को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ शाबीर की यादें और माजी के जख्मों से अंदर से बीजार कर रहे थे। इसकी हर खामोशी में दर्द, मायूसी और तन्हाई की एक तवील दास्तान छुपी हुई थी, जो हर लम्हे इसके दिल में शोर मचाती। फबीहा की नाराज़गी और गुस्सा महज रद्द-अमल नहीं, बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी, जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी।
उसे ये खौफ लायक था कि अगर उसने अभी आवाज न बुलंद की तो उसकी इज्जत, वकार और शनाख्त हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि घर जो मोहब्बत और बर्दाश्त की बुनियाद पर कायम किया गया था, अब अना, इख्तियार और जिद की भींट चढ़ता जा रहा है। महक के जहन में यह ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये समझने से कासुर थी कि रिश्ते दिल से जड़े होते हैं, हुक्म से नहीं। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली बात अब छिपी हुई तलखी, नाराजगी और किशमकिश का इजहार बन चुकी। घर की फजा अब एक ऐसा दबाव और अलझन पैदा कर चुकी थी जिस में हर फर्द अपने जज्बात और खौफ के बोझ तले दब गया था। महक की बढ़ती हुई हिक्मरानी और हर मामले में ध्यान रखने की कोशिश ने न सिर्फ घर के मामूलात बदल दिए बल्कि रिश्तों में भी एक गहरी खलीज पैदा कर दी थी। ईमान के दिल में हर वक्त एक अंदरूनी तूफान रहता। एक तरफ वो महक की नसीहतों और दबाव को बर्दाश्त करने की कोशिश करती और दूसरी तरफ शाबीर की यादें और माजी के जख्म उसके जज्बात को मजीद उलझा देते। उसकी हर खामोशी में दर्द और मायूसी छिपी हुई थी और हर मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश फरियाद मौजूद थी। फबीहा की नाराजगी और गुस्सा अब एक इंतकाम की चिंगारी बन चुका था जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी, और उसे खौफ था कि अगर उसने अब आवाज न उठाई तो उसकी इज्जत और वकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत और बर्दाश्त की बुनियाद पर बनाया गया था, अब अना, इख्तियार और जिद की भींट चढ़ रहा है। महक को यकीन था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्ते सिर्फ हुक्म और ताकत से कायम नहीं रह सकते। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली गुफ्तगू अब छिपी हुई नाराजगी, तलखी और किशमकिश का इजहार बन गई थी। बच्चे भी उस कशीदा माहौल में खौफ और बेचैनी महसूस कर रहे थे, और पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लिखता था, मगर हकीकत में हर रख ने एक तहनी दबाव, इत्तराब और उलझन के बोझ तले दब गया था। हर शख्स जान चुका था कि अगर अब भी सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ इक़दामात न किए गए तो ये खामोश किशमकश एक बड़े तूफान में बदल जाएगी, जिसके बाद न सिर्फ रिश्ते बिखर जाएंगे बल्कि घर की फदा कभी पहले जैसी पर सुकून और खुशगवार नहीं रहेगी। घर की सूरत हाल अब एक इंतहाई नाजुक और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी थी। महक की बढ़ती हुई हिक्मरानी ने घर के हर रकन के दिलो दिमाग पर गहरा इतर डाल दिया था। हर फैसला, हर नसीहत और हर छोटी बात अब एक किशमकश की सूरत अख्तियार कर गई थी। ईमान के दिल में एक अंदरूनी तूफान जारी था। वो महक की नसीहतों और दबाव को बर्दाश्त करने की कोशिश करती, मगर शाबीर की यादें और माजी के जख्म उसे अंदर से छलनी कर रहे थे। इसकी हर खामोशी में दर्द, तन्हाई और मायूसी की एक तवील दास्तान छुपी हुई थी। फबीहा की नाराजगी महज रद्द-ए-अमल नहीं रही बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ रही थी, और उसे खौफ लाहिक था कि अगर उसने अभी आवाज न बुलंद की तो उसकी इज्जत, वकार और शनाख्त हमेशा के लिए दब जाएंगे। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि घर जो मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर कायम किया गया था, अब ना इख्तियार और जिद की भींट चढ़ रहा है। महक के जहन में यह ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्ते दिल से जड़े होते हैं, हुक्म से नहीं। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली गुफ्तगू अब छिपी हुई तलखी, नाराजगी और अंदरूनी कशमकश का इजहार बन चुकी थी। बच्चे भी उस माहौल में खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे, और हर तरफ दबाव की एक चुपचाप लहर फैली हुई थी। पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था, मगर हकीकत में हर रख ने एक तहनी दबाव, इत्तराब और बेचैनी के बोझ तले दब गया था। हर शख्स जान चुका था कि अगर अब भी सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ कदम न, घर की फ़ज़ा अब एक नाकाबिल बर्दाश्त कशीदगी और जहनी दबाव का शिकार थी। महक की बढ़ती हुई हिक्मरानी ने न सिर्फ घर के मामूलात बदल दिए थे बल्कि हर रकम के दिल में एक छुपी हुई बेचैनी और इत्तराब पैदा कर दिया था। ईमान के दिल में मुसलसल एक अंदरूनी तूफान चल रहा था। एक तरफ वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी,
और दूसरी तरफ शाबिर के नाम से जड़े माजी के जख्म उसके जज्बात को मजीद उलझा रहे थे। उसकी हर खामोशी में दर्द, तन्हाई और मायूसी की एक लंबी दास्तान छिपी हुई थी जो हर लम्हा उसके दिल को चीर रही थी। फबीहा की नाराजगी और गुस्सा अब सरफ रदामल नहीं बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी, और उसे ये खौफ लाहिक था कि अगर उसने अब आवाज़ न उठाई तो उसकी इज़्ज़त, वक़ार और शनाख्त हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आसिफ साहब अंदर से मुकम्मल तौर पर परेशान और टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर कायम किया गया था, अब अना इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ता जा रहा है। महक के जहन में ये ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये समझने से कासर थी कि रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, हुक्म से नहीं। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली गुफ्तगू अब छिपी हुई तलखी, नाराज़गी और कशमकश का इजहार बन चुकी थी। बच्चे भी उस माहौल में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेचैनी महसूस कर रहे थे। पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था, मगर हकीकत में हर रकन एक ज़हनी दबाव, इत्तराब और उलझन के बोझ तले दब गया था। सब ये जान चुके थे कि अगर अब भी सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ इक़दामात न किए गए तो ये खामोश किशमकिश एक बड़े तूफान में बदल जाएगी, जिसके बाद न सिर्फ रिश्ते बिखर जाएंगे बल्कि घर की फ़ज़ा कभी पहले जैसी पर सुकून और खुशगवार नहीं रहेगी। घर की फ़ज़ा अब एक ऐसी कशीदगी और ज़हनी दबाव में तब्दील हो चुकी थी जिसमें हर फर्द अपने जज्बात, एहसासात और खौफ के बोझ तले दब गया था। महक की बढ़ती हुई हिक्मरानी और हर मामले में ध्यान देने की रोश ने घर के मामूलात को बदल कर रख दिया था और रिश्तों में एक गहरी खलेज पैदा कर दी थी। ईमान के दिल में हर वक्त एक अंदरूनी तूफान चल रहा था। वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त करने की कोशिश करती, मगर शाबिर की यादें और माज़ी के ज़ख्म उसके जज्बात को मुसलसल उलझा रहे थे। उसकी हर खामोशी में दर्द, मायूसी और तन्हाई की एक तवील दास्तान छिपी हुई थी जो हर लम्हे उसके दिल को चीर रही थी। फबीहा की नाराज़गी और गुस्सा अब महज रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसे ये खौफ लाहिक था कि अगर उसने अब आवाज़ न बुलंद की तो उसकी इज़्ज़त, वक़ार और शनाख्त हमेशा के लिए दब जाएंगे। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर कायम किया गया था, अब ना इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ रहा है। महक के जहन में ये ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये समझने से कासर थी कि रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, हुक्म और ताकत से नहीं। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली बात अब छिपी हुई तलखी, नाराज़गी और कशमकश का इजहार बन चुकी थी। बच्चे भी उस माहौल में खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे, और पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लिखता था, मगर हकीकत में हर रकन एक ज़हनी है। घर की फ़ज़ा अब मुकम्मल तौर पर कशीदगी और इत्तराब का शिकार थी। हर कमरे में एक खामोशी छाई हुई थी जो बज़ाहिर सुकून का तासर देती, मगर हकीकत में हर फर्द के दिल में एक छिपी हुई बेचैनी, खौफ और उलझन की लहर दौड़ रही थी। महक की बढ़ती हुई हकमरानी ने घर के मामूलात और रिश्तों को बदल कर रख दिया था। हर फैसला और हर नसीहत अब एक इम्तिहान की मानंद महसूस हो रही थी। ईमान के दिल में एक अंदरूनी तूफान जारी था। वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाबिर की यादें और माज़ी के ज़ख्म उसके जज्बात को मुसलसल उलझा रहे थे। हर खामोश लम्हे में उसके दिल में दर्द, मायूसी और तन्हाई की एक तवील दास्तान छिपी हुई थी, और हर मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश फरियाद छिपी थी। फबीहा की नाराज़गी और गुस्सा अब सरफ रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसे ये खौफ लाहिक था कि अगर उसने अब आवाज़ न बुलंद की तो उसकी इज़्ज़त, वक़ार और शनाख्त हमेशा के लिए दब जाएंगे। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर कायम किया गया था, अब ना इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ रहा है। महक के जहन में ये ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे,
मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्ते सिर्फ हुक्म, ताकत और अख्तियार से कायम नहीं रह सकते। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली गुफ्तगू अब छिपी हुई तलखी, नाराजगी और अंदरूनी कश्मकश का इजहार बन चुकी थी। बच्चे भी उस माहौल में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे, और पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लिखता था, मगर हकीकत में हर रकन एक जहनी दबाव, इत्तराब और उलझन के बोझ तले दब गया था। सब जान चुके थे कि अगर अब भी सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ कदम न उठाए गए तो ये खामोश कश्मकश एक बड़े तूफान में बदल जाएगी, जिसके बाद न सर्फ रिश्ते टूट जाएंगे बल्कि घर की फ़ज़ा कभी पहले जैसी पर सुकून और खुशगवार नहीं रहेगी। घर की फ़ज़ा अब एक इंतहाई पेचीदा और दबाव से भरपूर माहौल इख्तियार कर चुकी थी। हर कमरे में एक खामोश कश्मकश महसूस की जा सकती थी, जहां बज़ाहिर सब मामूल के मुताबिक दिखाई देते, मगर हकीकत में हर फर्द दिल ही दिल में एक तूफान का शिकार था। महक की बढ़ती हुई हुक्मरानी ने घर के मामूलात, फैसलों और रिश्तों पर वाज़ेह असर डाल दिया था। उसकी हर नसीहत और हर हुक्म अब एक छिपी हुई तनकीद या दबाव के तौर पर महसूस किया जा रहा था। ईमान के दिल में एक अंदरूनी लड़ाई जारी थी। एक तरफ वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ शाबीर के माजी के ज़ख्म और यादें उसके जज्बात को मुसलसल छिलनी कर रही थीं। उसकी हर खामोशी में दर्द, मायूसी और तन्हाई की एक तवील दास्तान छिपी हुई थी, और हर मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश फरियाद छिपी हुई थी। फबीहा की नाराज़गी अब सरफरद अमल नहीं रही, बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी, और उसे खौफ था कि अगर उसने अब आवाज़ न बुलंद की तो इसकी इज्जत, वकार और शनाख्त हमेशा के लिए दब जाएंगे। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर बनाया गया था, अब अना, इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ता जा रहा है। महक के जहन में ये ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, हुक्म और ताकत से। घर की फ़ज़ा अब एक इंतहाई नाजुक और पेचीदा हालत इख्तियार कर चुकी थी। हर कमरे में खामोशी के पर्दे के पीछे एक छिपी हुई कश्मकश जारी थी, और हर फर्द अपने अंदरूनी जज्बात, खौफ और इत्तराब की जंजीरों में जकड़ा हवा महसूस कर रहा था। महक की बढ़ती हुई हकमरानी ने घर के मामूलात और रिश्तों पर वाज़ेह इतर तलन था। उसकी हर नसीहत, हर हुक्म और हर छोटी बात अब एक छिपी हुई तनकीद या दबाव के तौर पर महसूस की जाती थी। ईमान के दिल में एक मुस्तकिल अंदरूनी तूफान चल रहा था। एक तरफ वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ शाबिर के माजी के ज़ख्म और यादें उसके जज्बात को मुसलसल उलझा रही थीं। हर खामोश लम्हे में उसके दिल में दर्द, मायूसी और तन्हाई की एक तवील दास्तान छिपी हुई थी, और हर मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश फरियाद छिपी हुई थी। फबीहा की नाराज़गी और गुस्सा महज रद्दअमल नहीं, बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी, और उससे ये खौफ लाहिक था कि अगर उसने अभी आवाज़ न बुलंद की तो उसकी इज्जत, वकार और शनाख्त हमेशा के लिए दब जाएंगे। आसिफ साहिब अंदर से टूट चुके थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर बनाया गया था, अब अना, इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ रहा है। महक के जहन में ये ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, हुक्म और ताकत से नहीं। घर की हर खामोशी, हर निगाह, हर मामूली गुफ्तगू अब छिपी हुई तलखी, नाराज़गी और कशमकश का इजहार बन चुकी थी। बच्चे भी उस माहौल में खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे, और पूरा घर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लिखता था, मगर हकीकत में हर रकन एक जहनी दबाव, इत्तराब और उलझन के बोझ तले दब गया था। सब जान चुके थे कि अगर अब भी सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ इक़दामात न किए गए तो ये खामोश कशमकश एक बड़े तूफान में बदल जाएगी, जिसके बाद न सर्फ रिश्ते टूट जाएंगे बल्कि घर की फ़ज़ा कभी पहले जैसी पर सुकून और खुशगवार नहीं रहेगी। घर की फ़ज़ा अब एक इंतहाई पेचीदा और तनाव से भरपूर माहौल
इख्तियार कर चुकी थी। हर फर्द अपने अपने जज्बात, खौफ और बेचैनी के बोझ तले दब गया था और हर छोटी बात भी दिलों में एक नई कशमकश पैदा कर रही थी। महक की बढ़ती हुई हिक्मरानी और हर मामले में दखल अंदाजी ने घर के मामूलात और रिश्तों को बदल कर रख दिया था और हर फैसला अब एक दबाव की सूरत अख्तियार कर गया था। ईमान के दिल में मुसलसल अंदरूनी उलझन और तूफान जारी था। एक तरफ वो महक की नसीहतें और दबाव बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ शाबिर की यादें और माजी के जख्म उसके जज्बात को मजीद उलझा रहे थे। उसकी हर खामोशी में दर्द, तन्हाई और मायूसी की एक तवील दास्तान छिपी हुई थी और हर मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश फरियाद छिपी हुई थी। फबीहा की नाराजगी और गुस्सा महज रदामल नहीं बल्कि एक इंतकाम की चिंगारी बन चुकी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी और उसे खौफ लायक था कि अगर उसने अभी आवाज न बुलंद की तो उसकी इज्जत, वकार और शनाख्त हमेशा के लिए दब जाएंगे। आसिफ साहिब अंदर से मुकम्मल तौर पर परेशान थे। वो देख रहे थे कि वो घर जिसे मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम की बुनियाद पर बनाया गया था अब ना इख्तियार और ज़िद की भेंट चढ़ रहा है। महक के जहन में ये ख्याल गालिब था कि वक्त और इख्तियार उसके हक में काम करेंगे, मगर वो ये नहीं समझ